हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो हम लोगों ने कल 11th क्लास में पढ़ा हुआ था क्लासिफिकेशंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के चार पार्ट्स पढ़े हुए थे, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। रेस्ट ऑफ 117 एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल में टोटल 100 एलिमेंट्स है, सिक्स नंबर कार्बन को छोड़ के बाकी जो 117 एलिमेंट्स अवेलेबल हैं उनके एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड की स्टडी इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक भी हमने पढ़ा हुआ था। नेक्स्ट हमने फिजिकल पढ़ा था, मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ केमिकल्स, मेनली इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर फार्मास्यूटिकल्स कंपनी एनालिटिकल्स लैब, जहाँ पे हम एनालिसिस करते हैं केमिकल्स का माइक्रो लेवल पे, वहाँ पे हमको उसका वेइंग वगैरह प्रॉपरली आना चाहिए, ये सब वहाँ देखा हुआ था। एनालिटिकल में हम दो तरह से पढ़ते हैं, क्वालिटी उस केमिकल्स की कैसी है और क्वांटिटी वाइज कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट कितना प्रेजेंट है। देन हमने पढ़ा था इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। सो द डे यू स्टार्ट फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग इज स्टार्टेड विथ केमिस्ट्री, मेनली इट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। Once you wake up, you use the toothpaste is Colgate and all these are organic compounds. Water you use, that is chemical compound, that is inorganic but it is chemical. So what I say कि without chemistry possible नहीं है। The clothes which you wear is organic compounds और chemical compounds। जो आप फूड ले रहे हैं, जो आपको एनर्जी मिल रही है, दैट इज़ ड्यू टू ऑर्गेनिक। जो मैं बोल रहा हूँ, जो मेरी वॉइस आ रही है, दैट वॉइस इज़ ड्यू टू सम केमिकल्स एंड दैट इज़ मेनली ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको देख पा रहा हूँ, दैट इज़ presence of one chemical in our retina, that is retinol. So that is again the organic compounds। आप जो सुन पा रहे हैं, मैं जो भी बोल रहा हूँ, आप हियरिंग कर रहे हैं, दैट इज ड्यू टू द केमिकल। सो विदाउट केमिकल, जिस तरह से केमिकल रिएक्शन लैब में आप प्रोसीड कराते हो, वैसे ही केमिकल्स रिएक्शन हमारी बॉडी में कंटिन्यू चलती रहती हैं और वो कुछ ना कुछ मैसेज कन्वे करती हैं, क्या करना क्या नहीं करना। That's also indirectly insult for the 11th standard student कि without chemistry we can't survive, that's why it is important for you guys as well। इंजीनियरिंग वाले बोलते हैं कि हमको तो मैथ्स और फिजिक्स की ज़रूरत है, केमिस्ट्री की क्या ज़रूरत है। बट आपके आगे चल के सेपरेट ब्रांचेस हैं जिनमें आप केमिकल साइंस में केमिकल इंजीनियर्स वगैरह होते हैं, जहां आपको टोटल केमिस्ट्री पर ही वर्क करना है। तो वहाँ आपको कुछ समझ नहीं पड़ेगा अगर आपको ये बेसिक छोटे छोटे शब्द, छोटे छोटे कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स, इनका नॉलेज नहीं होगा। दैट्स वाई ये आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है और आपको पढ़ना पड़ता है। जैसा कि मेरा लास्ट 10 ईयर का एक्सपीरियंस है, जो बोलता है कि मैथ्स वाले बच्चों के लिए केमिस्ट्री थोड़ा सा लीस्ट इंटरेस्टेड पार्ट है। फर्स्ट इज इधर फिजिक्स और मैथ्स, देन केमिस्ट्री आता है, मतलब केमिस्ट्री लास्ट ऑप्शन रहता है। और होना भी चाहिए, क्योंकि इसमें तीनों पार्ट का टोटली डिफरेंट वे ऑफ एनालिसिस है, पढ़ने का तरीका डिफरेंट है, अप्रोच डिफरेंट है। लाइक फिजिकल केमिस्ट्री टोटली मैथमेटिक्स, फिजिक्स और मैथ्स अच्छा है तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री आ ही जाएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैक्सिमम आपको थोड़े से लर्निंग पॉइंट्स होते हैं, बोलें तो आपके माइंड में वो पॉइंट्स होने चाहिए, जिसको आप पहले से रिकॉल करके रखें, ऐसा ही आता है। तो उसमें आप मानिए कि 70% आपको थियरी रटनी होती है, पढ़नी होती है, थ्योरेटिकल पॉइंट्स होते हैं, और 30% आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, तो आपकी इनऑर्गेनिक परफेक्ट हो जाएगी। ऑर्गेनिक में 50-50 रेशियो है, 50% आपको थियरी पढ़नी है, 50% क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तब आपका ऑर्गेनिक में कमांड बढ़ेगा। और ऐसा ना करने की वजह से ऑर्गेनिक एक डिफ़िकल्ट पोर्शन रहता है। और ये वैसे भी लास्ट में है, 11th में लास्ट 3 चैप्टर्स हैं, एनसीईआरटी के हिसाब से 2 चैप्टर्स हैं, इसलिए इस पे हम इतना ध्यान नहीं देते। बट ये पूरा बेस है, ये बिगड़ने से 50% जेई का सिलेबस बिगड़ जाता है, मिनिमम 40-45% होता ही है, तो इतना सिलेबस बिगड़ जाता है, देन यू विल आउट ऑफ सिलेक्शन।
सो मैं इसका जस्ट एक ऑर्गेनिक करके एक फिजिकल एक इनऑर्गेनिक इस तरीके से चैप्टर्स कंटिन्यू रन करेंगे। अभी लेट्स विल बिगिन विथ आर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन वगैरह कल मैंने आपको डिटेल किया हुआ था, एक बार फिर से मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। सो सवाल ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। फिर आगे पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड मेनली कार्बन के कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। द कंपाउंड्स ऑफ वन एलिमेंट दैट इज कार्बन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पे मैं दो तीन चीज़ें बताना चाह रहा हूँ कि जब केमिस्ट्री रिसर्च चल रहा था, शुरुआत थी, तो ऐसा बोला गया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं। इट इज़ इधर फ्रॉम प्लांट और एनिमल। ऐसे ऐसे केमिकल कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाएगा जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म इधर प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन किया जाए। इसी को जस्टिफाई करने के लिए, बड़ा बेसिक है, क्या केमिस्ट्री ऑर्गेनिक है वो पढ़ा रहा हूँ। इसी को जस्टिफाई करने के लिए एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था वर्जीलियस। और जिस टाइम ये आए उस टाइम किसी को नॉलेज नहीं था और इन्होंने जो बोला सब मान लिया गया। वर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट ने बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स ओनली ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल। और इन्होंने एक थ्योरी दे दी अपनी, और थ्योरी का नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। ये 11th में स्कूल टीचर पूछ लेते हैं, जेई तो यहाँ से सच कोई सवाल नहीं बनाता है। सो वाइटल फोर्स थ्योरी क्या थी, इसके बारे में मैं आपसे बात करता हूँ। वाइटल फोर्स थ्योरी वॉज गिवन बाई वर्जीलियस, और वर्जीलियस ने ये बोला था कि हमें जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेंगे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलेंगे। मतलब वी कांट फॉर्म, वी कैन नॉट प्रिपेयर्ड इन लैब, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लैब। ये बात वर्जीलियस साहब ने बोली थी, बट ये बात फिर आगे गलत हो गई। सो वर्जीलियस साहब ने बोला था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, हम लैब में नहीं बना सकते। इसी बात को गलत करते हुए कुछ साइंटिस्ट आए, और उन साइंटिस्ट का पहला जो साइंटिस्ट था उसका मैं नाम लिखूं, दैट इज़ बोहलार। फर्स्ट इज बोलार नाम के साइंटिस्ट आए, और इन्होंने लैब में पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, एंड दैट फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज NH2C डबल बॉन्ड ओ NH2 which is called as urea. So the first organic compound is urea, and that urea was synthesized in the lab, और लैब में बनाया फ्रॉम इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। तो बड़ा अचंभा पड़ गया कि क्योंकि ये जो साइंटिस्ट थे वर्जीलियस, ये बोल रहे थे कि हम कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में नहीं बना सकते या इनऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं बना सकते। तो वोलर नाम के साइंटिस्ट ने वर्जीलियस थ्योरी को गलत साबित कर दिया, और उन्होंने अमोनियम साइनेट NH4CN को हीट किया लैब में, और ये बना डाला आपका अमोनियम साइनेट, दैट इज नेटवर्क इश्यूज इज देयर। कुछ कर्सर मूव कर रहे हैं, लिखा नहीं जा रहा है। सो लेट्स सी, अमोनियम साइनेट को हीट किया लैब में, एंड दिस इज NH2C डबल बॉन्ड ओ NH2 एंड विच इज कॉल्ड यूरिया।
एंड दिस इज़ अ फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जब अब इनसे पहले जो साइंटिस्ट थे वर्जेलियस, उन्होंने ही बोला था कि अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में बनता है, उसके लिए एक फोर्स एग्जर्ट करता है बॉडी, तभी वो सिंथेसाइज होता है। जैसे हम वाटर ड्रिंक करते हैं, फिर हमारा किडनी फोर्स क्रिएट करता है, उसे यूरिन के फॉर्म में यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर कर देता है, तो वहाँ तक भेजने का काम एक फोर्स करता है, और उसे वाइटल फोर्स बोला। वाइटल मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा अप्लाइड किया जाने वाला फोर्स, इज वाइटल फोर्स, और उससे बनते हैं। तो जो वोलर नाम के साइंटिस्ट आए, उन्होंने उनके पहले मिस कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर दिया, और उन्होंने ये बोला हुआ था कि आप इसे लैब में सिंथेसाइज कर सकते हैं। और उन्होंने अमोनियम साइनेट से, जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड एज ए यूरिया बनाया। इसके बाद एक और भी साइंटिस्ट है, उनका नाम था कोलवेज, और कोलवेज नाम के साइंटिस्ट ने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एसिटिक एसिड लैब में बना डाला, एंड एसिटिक एसिड इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो ये फिर बाद में बोला गया कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लैब में बना सकते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप लैब में सिंथेसाइज कर सकते हैं। सो ही प्रिपेयर्ड द एसिटिक एसिड। कोलवेज नाम के साइंटिस्ट ने एसिटिक एसिड बनाया, जो कि लैब से बना हुआ था। इसका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द लैब फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि वाइटल फोर्स थ्योरी का कोलैप्स कर गई, रिजेक्ट कर दिया, गलत साबित कर दिया, और इसे करेक्ट माना गया। सो अब डेफिनेशन ये आता है, पॉइंट ये आता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे बोला जाए, क्योंकि जैसा कि उन्होंने बोला जो पुरानी डेफिनेशन थी वो तो गलत हो गई। तो मॉडर्न डेफिनेशन के हिसाब से ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे बोलते हैं, क्योंकि जो पहले की डेफिनेशन थी, उन्होंने तो ये बोला था कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स इज ऑर्गेनिक, बट कई सारे कंपाउंड थे, साइनाइड हुआ, आइसोसाइनाइड हुआ, कार्बोनेट हुआ H2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट हुआ, और बोला जाए तो CO2 हुआ। ये सारे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, बट ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो सारे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं थे, तो जो पहले डेफिनेशन यूज थी वो गलत मानी गई। तो फिर मॉडर्न डेफिनेशन आया, क्योंकि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये परफेक्ट नहीं था, बट जिस टाइम पे केमिस्ट्री की 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, उस टाइम वर्जिलियस नाम के साइंटिस्ट को ही केवल ऑर्गेनिक के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान था, जो बोला वो सही मान लिया गया। फिर उसके बाद कुछ 25 साल बाद वोलर नाम के साइंटिस्ट आए, और उन्होंने उनकी थ्योरी को गलत साबित किया, और वाइटल फोर्स थ्योरी कोलैप्स कर गई। कोलवेज ने भी वोलर का समर्थन किया, और उन्होंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिए। सो इसी तरीके से अब हम लोग पढ़ते हैं कि मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं, क्योंकि ये जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड वाली डेफिनेशन थी वो परफेक्ट नहीं है। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो मॉडर्न डेफिनेशन थी, दैट इज हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स, या फिर उसका कोई डेरिवेटिव हो, उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाएगा। हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव is called as organic compound, hydrocarbon and their derivative is called as organic compound। सो देखिए जरा, हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव, उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाता है। थोड़ा सा थ्योरेटिकल पॉइंट है, बस 5 मिनट का, इसे फिनिश करते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर हम लोग कंटिन्यू करते हैं, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। सो हाइड्रोकार्बन मतलब होता है जैसे मीथेन, कार्बन एंड हाइड्रोजन, लिखा CH3 दैट इज C2H6 इज इथेन। अगला लिखा CH3 मिला के लिखोगे C3H8 इज प्रोपेन। या इसका डेरिवेटिव एक हाइड्रोजन कम कर दीजिए और क्लोरीन जोड़ दीजिए, या OH जोड़िए,
तो ये लिखा है C2H5OH इज अल्कोहल, C2H5OH is alcohol, C2H5Cl is halide, C2H5Br is bromide, C2H5 कुछ भी आप जो ग्रुप जोड़ना चाहें, लेट्स से कोई फंक्शनल ग्रुप और जो नाइट्रोजन कंटेनिंग जैसे NH2 इज अमाइन। सो एक हाइड्रोजन को हटा के और उसकी जगह कोई दूसरा ग्रुप जोड़ दिया, दैट इज कॉल्ड देयर डेरिवेटिव। सो या तो का हाइड्रोकार्बन हो, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हुए कंपाउंड्स इज हाइड्रोकार्बन। व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? द कंपाउंड विच आर मेड बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम, दिस इज हाइड्रोकार्बन। सो या तो ये हो जैसे एक कार्बन 4 हाइड्रोजन CH4 C2H6 C3H8 और सो एंड सो, या फिर अल्कीन के फॉर्म में अगर ये लिखा हो तो इट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 मिला के लिखोगे, C2H4 लिखा है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एक साथ लिखोगे, C3 और हाइड्रोजन 3 2 5 1 6 C3H6 एंड सो। सो या तो ये इस तरीके से कार्बन हाइड्रोजन लिखा हो या उसका कोई डेरिवेटिव, उसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं, डिटेल में ये आपको पढ़ाया जाएगा। हाइड्रोकार्बन एक पूरा चैप्टर्स है, अभी केवल ओवरव्यू तक बात करते हैं। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में केवल अल्केन एक एग्जाम्पल होता है। अल्केन क्लास के कंपाउंड फॉर्मूला होता है CnH2n+2। n इज इक्वल टू अगर आप 1 पुट करते हैं तो ये CH4 बनेगा, 2 पुट करते हैं तो C2H6 बनेगा, 3 पुट करते हैं C3H8 बनेगा। अनसैचुरेटेड मतलब सैचुरेटेड मतलब अल्केन मतलब ओनली सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, ओनली सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा। अनसैचुरेटेड दो तरह के होते हैं, एक होता है अल्कीन और एक होता है अल्काइन। अल्कीन मतलब डबल बॉन्ड का प्रेजेंट होना और अल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड का प्रेजेंट होना। अगर मॉलिक्यूल्स में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इज अल्कीन, अगर मॉलिक्यूल्स में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है इज अल्काइन। आर यू गेटिंग मी? सारा विजिबल हो रहा है? ओके। सो इस तरीके के कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। पूरा हाइड्रोकार्बन एक चैप्टर्स है जिसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब मैं अपनी सिलेबस को एक बार समराइज करूं फॉर द 11th स्टैंडर्ड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या थे? द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड इट्स डेरिवेटिव इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड्स इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो मॉडर्न डेफिनेशन नहीं है, वो पुरानी थी और वो कोलैप्स कर गई, गलत हो गई, गलत साबित हुई। देन कम टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि आपका 45% सिलेबस नीट में आता है, 40% सिलेबस जेई में आता है, 40% ऑर्गेनिक एकमात्र 12th में आती है और 11th क्योंकि बोर्ड नहीं है तो वहाँ तो 15 से 20% आता है और ऑब्वियसली वहाँ पे सिलेबस भी कम है, केवल 2 ही चैप्टर 11th में है, बाकी 8 to 10 चैप्टर्स इसके 12th क्लास में हैं। बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। सो फर्स्ट जो आपको सिलेबस वाइज मैं बात करूं, नॉमेनक्लेचर या जिसे हम बोलते आईयूपैक नेमिंग, आईयूपैक नेमिंग, दूसरा है आपका आइसोमेरिज्म और तीसरा जीओसी आइसोमेरिज्म और यहाँ तक कि अगर मैं बात करूँ तो पूरी ऑर्गेनिक का 40 से 45% सिलेबस यहाँ कवर करता है। रिएक्शन मैकेनिज्म और SN1 SN2 20% कवर करता है और बाकी ये जो है वो रेस्ट ऑफ द सिलेबस को कवर करता है। अगर केवल ऑर्गेनिक की बात किया जाए तो 50% ये रिएक्शन मैकेनिज्म यहाँ तक 4th पॉइंट तक 11th का सिलेबस है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 11th का पोर्शन है। सो अराउंड इस पूरी ऑर्गेनिक का 50% सिलेबस केवल 11th में दिया हुआ है और वही बेस है। विदाउट 11 12 पॉसिबल नहीं है। 12th जब भी हम स्टार्ट करते हैं हमको 11th जरूर रिकॉल करना पड़ता है, अगर पढ़ा हुआ है और नहीं पढ़ा हुआ तो एक बार उसको पढ़ना पड़ता है। सो नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, सिलेबस का मैं एक बार बता दूं, जीओसी रिएक्शन मैकेनिज्म, SN1 SN2 E1 E2 हैलोजन डेरिवेटिव, अल्कोहल फिनोल ईथर,
एरोमेटिक कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड, बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर। ये आपकी 10 चैप्टर्स कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर जेई एंड नीट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर जेई और नीट। जेई और नीट के लिए ये कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। अब इसमें हम कैसे फुल मार्क्स स्कोर करें, एक तो आप रेगुलरली लाइव लेक्चर अटेंड करें अगर पॉसिबल है, नहीं है तो रिकॉर्डेड भी देखें, और दूसरा एवरीडे 50 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करें। 50 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करें। 50 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिए। जैसे ही आप 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, आप अपने आप ही अच्छा कर जाएंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे। सो नाउ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या था ये हमने पढ़ लिया था। लेट्स सी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। रिप्रेजेंटेशन, दिस इज ए। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर मैं बात करूं, सो ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिप्रेजेंटेशन को देखिए जरा। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते ये पढ़ लिया। ऑर्गेनिक कंपाउंड की थ्योरी क्या थी, वाइटल फोर्स थ्योरी क्या थी, उसको कोलैप्स क्यों किया गया, क्यों आगे दो नए साइंटिस्ट आए, वॉलर ने कैसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, एंड जो कि यूरिया बनाया, जो कि लैब में बनाया, जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाया। साहब बर्जीलियस ने तो ये बोला था कि कभी लैब में पॉसिबल नहीं है, कभी इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कभी नहीं बनेगा, बट ये बात गलत साबित हो चुकी। तो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स या उसके डेरिवेटिव को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। सो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स का रिप्रेजेंटेशन की हम बात करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, सो जरा देखिए, लेट्स सी कि यहाँ पर चार तरीके से हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जरा देखिए। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 4 वेज, चार तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सेकेंड वन इज एक्सपेंडेड फॉर्मूला, molecular formula, expanded formula. Third one is condensed formula, condensed formula. Fourth one is molecular formula, expanded formula, condensed formula, and the fourth one is bond line notation. पूरा हम यही यूज़ करते पूरी केमिस्ट्री में, बॉन्ड लाइन नोटेशन। एग्जामिनर भी पेपर में मैक्सिमम इसी पैटर्न में और सारी बुक्स भी बॉन्ड लाइन नोटेशन में ही लिखता है। लेट्स सी क्या होता है, जरा एक बार फटाफट कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला is a way of representation of elements or atom in the fixed proportion in any molecules. किसी कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स में किस एलिमेंट या एटम के कितने नंबर प्रेजेंट हैं, दैट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे मैं लिखता हूँ C4H10, तो इस कंपाउंड में 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन है। अगला लिखता हूँ C3H8, 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन है, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में सारे आइडेंटिकल एटम एक साथ लिखते हैं, कार्बन एक साथ, हाइड्रोजन एक साथ। आप जैसे कुछ लिखिए C2H6, C2H4, C2H2, सो आइडेंटिकल एटम एक साथ रिप्रेजेंट करना, इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।
वो तो चलिए कुछ ज़्यादा इजी था। अगला देखते हैं एक्सपेंडेड फार्मूला। सो एक्सपेंडेड फार्मूला भी बड़ा इजी है। द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग पढ़ रहे हैं। सो एक्सपेंडेड रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पर इसी को ओपन करके लिखना होता है। जैसे कि अगर मैं C4H10 की बात करूँ तो 4 कार्बन एक साथ ड्रॉ किए और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो ऐसे चारों साइड से बॉन्ड बना दिए। बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी करनी है तो चारों साइड हाइड्रोजन लिख दिए, जितने वैकेंट बॉन्ड दिख रहे थे लाइकवाइज। तो देखिए एक कार्बन चारों साइड घिरा हुआ है, 1 2 3 हाइड्रोजन से और एक कार्बन से। सो दिस इज कॉल्ड एक्सपेंडेड, मतलब टोटली ओपन करना, उसके चारों बॉन्ड्स को दिखाना। कार्बन 3 हाइड्रोजन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, दैट इज एक्सपेंडेड। तो ये लिखा क्या था, C4H10 ही है। देखिए 1 2 3 4 कार्बन, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो C4H10 ही लिखा है। जैसे अगला एग्जांपल्स मैं लिखूं, C3H8 इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक्सपेंड मतलब कार्बन से कार्बन ही ऑर्गेनिक में होता है, बीच में हाइड्रोजन नहीं आएगा। ये पढ़ेंगे हम लोग कैसे ऐसा होता है। अभी सिर्फ बहुत बेसिक पॉइंट्स को कवर कर रहे हैं, इसलिए ये ऐसा आपको पढ़ाया जा रहा है। तो 3 कार्बन है और बाकी 8 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो दिस इज कॉल्ड योर एक्सपेंडेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन मॉलिक्यूल्स। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? कोई और एग्जांपल्स आप लिखना चाहें तो जैसे मैंने लिखा C2H6, तो इसमें भी 2 कार्बन आपस में जुड़े, बाकी 3 वैलेंसी हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब एक साथ मिला के लिख देना इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और उसको ओपन करके लिखना, एक कार्बन की चारों चार वैलेंसी को बताना, that is called as expanded formula. So first way of representation of organic compound is molecular formula, and the second way of representation is expanded formula. Now we'll see the next type. फिर इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं और कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा। जरा देखिए, सो यहाँ तक हम लोगों ने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कवर कर लिया था। सो थर्ड टाइप में हम लोग पढ़ते हैं। थर्ड इज, फर्स्ट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेकंड इज एक्सपेंडेड फॉर्मूला, थर्ड वन इज कंडेंस्ड फॉर्मूला, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और कंडेंस्ड फॉर्मूला, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सो यहाँ पर जो मैं लिखता हूँ, अब कंडेंस करना है। जैसे हम लोग एग्जांपल लेके चल रहे थे, C4H10 इज मॉलिक्यूलर फॉर्म, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसको ओपन करके लिखा और बाकी 10 हाइड्रोजन सेट कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इज दिस इज एक्सपेंडेड फॉर्मूला। इस बार हम लोग पढ़ रहे कंडेंस्ड फॉर्मूला। तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन कितने अदर एटम से जुड़ा है, 3 साइड हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो इसे लिखा CH3, आगे कार्बन से जुड़ा है। ये कार्बन 1 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है, CH2, फिर आगे कार्बन से जुड़ा है। ये कार्बन भी 2 हाइड्रोजन से और 1 कार्बन से जुड़ा है, तो एक साथ कंडेंस कर दीजिए, CH2 आगे कार्बन से जुड़ा है। ये कार्बन तीनों साइड हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, इज CH3। सो दिस इज कॉल्ड कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। सो इसी को C4H10 ये भी लिखा है, C4H10 ये भी है और C4H10 ये भी है, बट ये कंडेंस्ड फॉर्म में लिखा है। अगला एग्जांपल इस साइड देखिए जरा, जैसे मैं C2H6 की बात करूं, दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर मैं इसको 2 कार्बन को ऐसे ओपन करके लिख देता हूं, H H H H H H, तो ये लिखा हुआ है एक्सपेंडेड फॉर्मूला। इसी में कार्बन अटैच विथ 3 हाइड्रोजन इज CH3, सिंगल बॉन्ड जुड़ा है अगले कार्बन से और वो जुड़ा है 3 हाइड्रोजन, तो एक साथ लिखना
This is called condensed formula. This is called condensed formula. So the molecular compounds, molecular organic compounds can be represented by four way: molecular formula, expanded formula, condensed structural formula, and the last is bond line notation. So see the last, फिर हम चारों का इंटर कन्वर्जन देखते हैं. सो अगर मैं फोर्थ टाइप की बात करूं, सो जो फोर्थ है लास्ट टाइप का आपका, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड लाइन नोटेशन. बॉन्ड लाइन नोटेशन. बॉन्ड लाइन नोटेशन में आप केवल कार्बन रिप्रेजेंट करेंगे और आई मीन आप केवल पॉइंट रिप्रेजेंट करेंगे, ना कार्बन दिखेगा ना हाइड्रोजन. जैसे कि C4H10 ही मुझे लिखना है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बॉन्ड लाइन में ऐसे लिखा जाएगा, केवल बॉन्ड रिप्रेजेंट करेंगे और जो टिल्ड कॉर्नर्स हैं, जो कॉर्नर्स पॉइंट हैं, वो कार्बन कंसीडर किए जाएंगे और उन कार्बन की बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन से होगी, दैट इज बॉन्ड लाइन नोटेशन. अगला एग्जाम्पल्स अगर मैं लिखूं, C2H6 इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. बॉन्ड लाइन नोटेशन लिखना है तो दो कार्बन है, ये और ये ऐसे बॉन्ड बना दिया. ये वो आपको डार्क नहीं करेगा, एग्जामिनर आपको बस ऐसे लिखेगा. ये जो दो टर्मिनल पॉइंट हैं वो कार्बन होंगे और उनकी बाकी तीनों वैलेंसी हाइड्रोजन से होंगी. इसका मतलब ये अगर ऐसे करके लिख दिया तो ये एक्सपेंडेड फॉर्मूला हो गया, और ये ऐसे करके लिखा इस बॉन्ड लाइन नोटेशन. अगर आप लिखते हैं C2, चलिए सो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता हूं मैं और फिर आप लोग इसे सॉल्व करके मुझे दिखाएंगे. देखिए ज़रा, यहाँ पे मैं चारों रिप्रेजेंटेशन लिखता हूँ. फर्स्ट मैं लिख रहा हूँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेकंड इज एक्सपेंडेड फॉर्मूला, एक्सपेंडेड फॉर्मूला. थर्ड आप लोग लिखोगे, थर्ड कॉलम में ड्रॉ कर रहा हूँ, दैट इज आपका रहेगा कंडेंस्ड फॉर्मूला. एंड फोर्थ वन इज बॉन्ड लाइन नोटेशन, बॉन्ड लाइन नोटेशन. कुछ एक एग्जांपल्स मैं लिखता हूँ. जरा देखिए यहाँ पे जैसे मैंने लिखा C2H6 इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. एक्सपेंड करना मतलब दोनों कार्बन से कार्बन जोड़ के और बाकी तीनों हाइड्रोजन को ऐसे फिक्स कर देना इज एक्सपेंडेड फॉर्मूला. ये एक कार्बन तीन हाइड्रोजन से जुड़ा, कंडेंस्ड करके एक साथ लिखना, फिर वो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा और वो तीन हाइड्रोजन से जुड़ा इस CH3 इस कंडेंस फॉर्मूला. और दो ही क्योंकि ये कार्बन थे तो ये बॉन्ड के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया इस बॉन्ड लाइन नोटेशन. अगला जैसे कि मैं आगे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, अभी आपको सिंप्लीफाइड लिख रहा हूँ. जैसे C5H12 लिखा है पेंटेन, तो 1 2 3 4 5 कार्बन, बाकी 5 कार्बन में हर एक एटम तीनों साइड हाइड्रोजन से वैलेंसी और एक कार्बन से जुड़ा है. सो इस तरीके से ये लिखा है. हाइड्रोजन आप काउंट कर लीजिए, 12 ही होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. सो ये एक्सपेंडेड है. इसको एक कार्बन तीन हाइड्रोजन से जुड़ा है मिला के लिखोगे CH3, फिर ये कार्बन दो हाइड्रोजन से इस CH2, आगे वाला कार्बन भी दो हाइड्रोजन से इस CH2, आगे वाला कार्बन भी दो हाइड्रोजन से इस CH2 और ये CH3. तो CH3 CH2 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 CH3 दैट इज कॉल्ड पेंटेन ही लिखा हुआ है. चारों ही स्ट्रक्चर पेंटेन का ही रिप्रेजेंटेशन है, ये भी पेंटेन ही लिखा हुआ है. और लास्ट में पांच बॉन्ड दिखाइए, पांच कार्बन दिखाइए जो कि बॉन्ड के फॉर्म में, 1 कार्बन 2 3 4 और ये 5. सो दिस इज बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन. अब मैं कुछ स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करता हूं और आप मुझे उन स्ट्रक्चर्स में
रिप्रेजेंटेशन फॉर्म बताइए, उनका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन लिख के बताएंगे। मैं बड़े सिंपल ही स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करता हूँ। और आपको चारों रिप्रेजेंटेशन बताना है। मैं खुद ही बॉन्ड लाइन लिख रहा हूँ और बाकी आप मुझे करके बताओगे। बॉन्ड लाइन नोटेशन, दूसरा कॉलम आप बनाओगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तीसरा कॉलम आप बनाओगे कंडेंस्ड फार्मूला, और फोर्थ कॉलम आप बनाओगे दैट इज बॉन्ड लाइन, मॉलिक्यूलर, कंडेंस्ड और एक्सपेंडेड फार्मूला। सो यहाँ पर ये आपके लिए होमवर्क है। मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, आप सॉल्व करोगे। एक दो क्वेश्चंस मैं भी सॉल्व करके आपको बताऊंगा। सो जैसे मैंने लिखा कि ये पहला स्ट्रक्चर है, दूसरा लिखा हुआ है, थर्ड स्ट्रक्चर इज, फोर्थ स्ट्रक्चर, फिफ्थ स्ट्रक्चर। इनके आपको बाकी रिप्रेजेंटेशन दिखाने हैं। आप इसे सॉल्व करिए, नहीं कर पाओगे तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। फिर से सिक्स्थ स्ट्रक्चर में ये केबल बॉन्ड लाइन ही चल रहा है। दिस इज बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। सेवेंथ वन इज, एट्थ स्ट्रक्चर इज, इनको आप ड्रॉ करिए और मुझे बताइए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे और बात करेंगे। स्ट्रक्चर आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा। चलिए, जितना दिख रहा वो करिए, बाकी मैं कंटिन्यू करता हूँ। थैंक्स फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। ये सब आपको मेरे वीडियो चैनल पर या यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, दैट इज़ केमिस्ट्री बाय नरेश सर और केमिस्ट्री इजी बाय नरेश सर। इस वीडियो चैनल पर या यूट्यूब चैनल पर आपको ये बड़े इजीली मिल जाएगा। वहाँ पे सारे लेक्चर्स 11, 12, 9, 10 अवेलेबल हैं। प्लीज़ आप वहाँ से पढ़ें। थैंक यू सो मच।